नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग भारत में। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अखबारों के प्रमुख खबरों से। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से आपातकालीन हालात। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए अपने फ्रंट पेज पर छापा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को आपातकालीन स्थिति बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में 2-3 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का सुझाव तय किया है। केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि लोगों को घरों में भी मास्क पहनकर रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। हालात में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत बताते हुए कोर्ट ने इस बात को लेकर नाखुशी जताई कि स्थिति गंभीर होने पर भी सरकार क्यों चिताती है, साल भर वह प्रदूषण से निपटने की दिशा में क्यों नहीं काम करती है। सोमवार को भी इस मामले में सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रामना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह यह नहीं जानना चाहती कि प्रदूषण में पराली की कितनी हिस्सेदारी है और पटाखे, धूल और वाहनों से होने वाले प्रदूषण कितने जिम्मेदार हैं। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उससे निपटने के तत्काल उपाय क्या है। साथ ही केंद्र सरकार से पंजाब, हरियाणा सहित पराली जलाने वाले दूसरे राज्यों को तुरंत पराली जलाने पर रोक लगाने का निर्देश देने को कहा है। पीठ की केंद्र ने पराली जलाने की जगह किसानों को मुहैया कराए गए विकल्पों की जानकारी दी। साथ ही बताया कि किसानों को सब्सिडी पर मशीनें मुहैया कराने के साथ बायोडिकम्पोज भी मुहैया कराया जाएगा। इस बीच कोर्ट में दिल्ली सरकार ने भी अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी। बताया कि दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ने के पीछे कई वजह है, लेकिन इनमें से पराली एक बड़ी वजह है। दिल्ली सरकार की इस दलाली पर न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि किसानों को कोसने का फैशन बन गया है। दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी थी, उस पर क्या हुआ। कोर्ट ने सख्त रुख को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पीठ को बताया कि उसने शाम को ही इस मामले पर विचार करने के लिए आपात बैठक बुलाई है और सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसके बाद दिल्ली सरकार ने एक आपात बैठक में कई निर्णय भी लिए। वहीं केंद्र ने भी प्रदूषण की स्थिति पर पंजाब, हरियाणा सहित सभी पड़ोसी राज्यों के साथ जल्द ही बैठक करने की जानकारी दी है। दिल्ली में एक सप्ताह के लिए बंद किया गया शिक्षण संस्थान। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए अपने अखबार के फ्रंट पेज पर छापा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए शैक्षणिक संस्थानों को एक सप्ताह के लिए बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। सरकारी कर्मचारियों को एक हफ्ते के लिए वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। निजी दफ्तरों को भी इसके लिए एडवाइजरी भेजी जाएगी। निर्माण गतिविधियों पर 4 दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वायु प्रदूषण को लेकर शनिवार शाम सचिवालय में अपने मंत्रियों और अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि उनकी सरकार लॉकडाउन का प्रस्ताव भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेगी। 14 से 17 नवंबर तक निर्माण गतिविधियों प्रतिबंधित रहेंगी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के लिए प्रदूषण बढ़ रहा है। उन्होंने सभी हितधारकों से इससे निपटने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि स्कूल, कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थान एक हफ्ते के लिए बंद किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण से हालात अधिक खराब होने पर दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। वह बोले, फिलहाल हम लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन यदि हालात अधिक खराब हुए तो केंद्र सरकार समेत सभी एजेंसियों को भरोसे में लेकर यह कदम भी उठा सकते हैं। उन्होंने कहा, उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर प्रदूषण की समस्या से अच्छे से निपटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को 2 शीर्ष अफसरों को बहुत अहंकारी बताया। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए अपने अखबार के फ्रंट पेज पर छापा है। उत्तर प्रदेश के 2 अधिकारियों को बहुत ही अहंकारी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानती वारंट में कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही राहत के लिए दायरा उत्तर प्रदेश की याचिका खारिज कर दी। एक संग्रह आमीन के नियमितीकरण और उसके बकाये के भुगतान से संबंधित आदेश का पालन न होने पर इलाहाबाद
हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। इस वारंट को रद्द कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट आई थी। अब दोनों अधिकारियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। 1 नवंबर की सुनवाई में हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकारी कोर्ट के प्लेग्राउंड बनाकर आचरण कर रहे हैं। वे एक व्यक्ति के वेतन पाने के अधिकार को आहन कर रहे हैं। उसका बकाया भी नहीं चुकाया जा रहा है। उसकी सेवा भी नियमित नहीं की जा रही है। इस मामले में प्रतिवादी अधिकारी हाई कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। वह अतिरिक्त महाविद्यालय द्वारा कोर्ट को दिए बकाये के भुगतान संबंधित वचन भी पालन नहीं कर पा रहे हैं। यह प्रतिवाद अधिकारियों का पीड़ा देने वाली निंदाय आचरण है। इसलिए अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का उचित कारण बनता है। हाई कोर्ट के भुगतान संबंधी पहले आदेश के समय संजय कुमार प्रयागराज के जिला अधिकारी थे, जो अब वित्त सचिव है। इसलिए हाई कोर्ट ने दोनों उच्च अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किया है। दोनों अधिकारियों को 15 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के चलते ही दोनों अधिकारियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। हाई कोर्ट ने यह वारंट संग्रह अमीर भुवनेश्वर प्रसाद तिवारी के मामले में जारी किया है। मणिपुर में कर्नल और 4 जवान शहीद, इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए अपने अखबार में छापा है। मणिपुर में शनिवार की सुबह घात लगाकर किए गए हमले में असम राइफल्स से कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी और अर्धसैनिक बल के 4 अन्य जवान शहीद हो गए। अधिकारियों ने बताया कि सीमावर्ती राज्य में उग्रवादी हिंसा की ताज़ा घटना में विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और उनके पुत्र भी मारे गए। चूरचांदपुर जिले के सहनकंज गांव में पीपल्स रिवॉल्यूशन पार्टी ऑफ कांगलीपाक के संदिग्ध उग्रवादियों ने त्रिपाठी के काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया। आईईडी के जरिए किए गए इस हमले के साथ ही मणिपुर की पहाड़ियां में शांति भंग हो गई। असम राइफल ने एक बयान जारी कर कहा कि कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 5 जवान उग्रवादियों के हमले में शहीद हो गए। कर्नल त्रिपाठी की पत्नी और उनका बेटा भी हमले में मारा गया। बहादुर जवान और पीड़ित परिवार के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं। इससे पहले असम राइफल्स ने कहा था कि उग्रवादियों के हमले में कमांडिंग ऑफिसर्स और त्वरित प्रतिक्रिया दल के 3 जवान शहीद हुए। घायल जवानों को बोहियांग स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया कि मणिपुर के चूराचांदपुर में असम राइफल्स के काफिला पर कायरतापूर्ण हमले बहुत दुखद और निंदनीय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया कि मणिपुर के चूराचांदपुर में असम राइफल्स के काफिले पर कायरतापूर्ण हमले बहुत ही दुखद और निंदनीय है। देश ने 5 बहादुर जवानों और उनके परिवारों को 2 सदस्यों को खो दिया। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। अपराधियों को जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। असम राइफल्स ने शहीद अधिकारी विप्लव त्रिपाठी की प्रशंसा की है, जो इस साल जुलाई में मणिपुर तबादला किए जाने से पहले मिजोरम में सेवा दे चुके थे। बल ने कहा कि मिजोरम में तैनाती के दौरान उनके योग्य और ऊर्जावान नेतृत्व में बटालियन सीमा प्रतिबंध और अवैध तस्करी के खिलाफ आगे रहे। बटालियन कई हथियार खोजने में भी कामयाब रहा, जो देश विरोधी तत्वों के हाथों में जा सकता था। पंजाब सरकार 83 लोगों को 2-2 लाख रुपए देगी। इस खबर को जनसत्ता ने प्रमुखता से लेते हुए अपने अखबार में छापा है। पंजाब सरकार ने इस साल गणतंत्र दिवस पर केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च के हिंसक होने के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 83 लोगों को मुआवजा के रूप में 2-2 लाख रुपए देने का फैसला किया है। 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की अपनी 2 प्रमुख मांगों को विशेष रूप से सामने रखने के लिए किसानों ने 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में एक ट्रैक्टर रैली निकाली थी। हालांकि रैली ने हिंसक रूप ले लिया जब हजारों प्रदर्शनकारियों ने आवेदक रोक को तोड़ दिया था, पुलिस के साथ संघर्ष किया, वाहनों को पलट दिया और प्रतिष्ठित लाल किले को प्राचीर से एक धार्मिक ध्वज
ठहरा दिया था। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा, 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध का समर्थन करने के लिए मेरी सरकार के रुख को दोहराते हुए हमने 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर रैली करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 83 लोगों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। केंद्र ने किसानों के साथ 11 दौर की औपचारिक बातचीत की और कहा कि नए कानून किसान समर्थक है, जबकि प्रदर्शनकारियों का दावा है कि कानूनों के कारण उन्हें निगमों के अधीन छोड़ दिया जाएगा। डेंगू के बाद मरीज में ब्लैक फंगस होने का दुर्लभ मामला मिला। इस खबर को हिंदुस्तान ने प्रमुखता से लेते हुए अपने अखबार में छापा है। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में एक मरीज में डेंगू के बाद ब्लैक फंगस होने का दुर्लभ मामला दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा निवासी 49 वर्षीय मोहम्मद तालिब डेंगू से ठीक होने के बाद अस्पताल में आंख की रोशनी चले जाने की शिकायत लेकर पहुंचे थे। गौरतलब है कि कोरोना के बाद कई संक्रमितों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। इससे कई लोगों की मौत भी हो गई है। अस्पताल के ENT विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर सुरेश नारुका ने कहा कि जिस मरीज का इलाज कर रहे हैं वह हमारी नज़र में ब्लैक फंगस यानी म्यूकस माइक्रोकोसी का दुर्लभ मामला है। मरीज डेंगू से ठीक होने के बाद अचानक एक आंख की रोशनी चले जाने की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा। इस तरह के मामले अक्सर में मुंह कम प्रतिरोधक क्षमता होने या किसी अन्य संक्रमण के मरीजों में मिलता है। अस्पताल के रजिस्ट्रार डॉक्टर निशांत राणा ने बताया कि अस्पताल में आने से पहले मरीज को नाक से खून आया था। ऐसा डेंगू से ठीक होने के बाद डेंगू के दौरान मरीज के प्लेटलेट्स कम होने थे, हालांकि उसे प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। डेंगू के कारण मरीज की प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से उसे म्यूकस माइक्रोकोसी हो गया। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर्पल न्यूज़ के साथ।